हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे माय चाइल्डहुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ऐसे साइंटिस्ट के नाम बतलाइए जो स्टेट्समैन भी हों, तो सबसे पहले दिमाग में आपके आएगा APJ अब्दुल कलाम। तो ऑफ कोर्स आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, विंग्स ऑफ फायर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। और हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे तो मैंने ये पढ़ी थी ये बुक, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। एंड ऑफ कोर्स APJ अब्दुल कलाम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट एंड मोर ऑफ इट द ह्यूमन बीइंग। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंडियन उनको पसंद नहीं करता होगा। जस्ट ही इज़ द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन वट एवर। अब बात करते हैं कि ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने 2002 में। तो आइए उनकी विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं स्टेंजा वाइज आपको उसको स्टोरी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं भी चीज़ों को देखता रहूँ और आपको समझाता रहूँ। सो इसकी समरी करेंगे अभी हम लोग स्टोरी की। आइए बात करते हैं। ओके, तो पहले और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में APJ अब्दुल कलाम के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया कि इनका फैमिली क्या था। ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे और इनका रोज़ का रूटीन होता था कि ये रामेश्वरम के मंदिर की परिक्रमा करते थे एंड जाके फिर उसके बाद अपनी नमाज अदा करते थे। ये उनके रोज़ का रूल्स था। इसमें ये लिखा नहीं है लेकिन मैंने इनकी बायोग्राफी में पढ़ा है तो ये मुझे पता है। और इनका फैमिली बहुत ही काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली था और काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली में ये पैदा हुए थे। एंड खैर, इनके पिता का नाम था जैनुलुब्दीन एंड इनकी माँ का नाम था आशिमा। इनको ये तो नहीं कह सकते कि एक अरबपति खरबपति ख़ानदान के लोग थे ये, लेकिन ये हायर मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। और इनको याद तो नहीं कि एक रोज़ कितने लोग इनके घर में खाना खाते थे इनके फैमिली मेम्बर के अलावा, लेकिन इनकी माता जी जो थी वो खुद भी सर्व करती थी खाने में लोगों को और इनके माँ बाप दोनों मिलकर लोगों को खिलाता था। ये लोग कौन होते थे? ये जो पिलग्रिमेज में आते थे लोग, जो रामेश्वरम मंदिर घूमने आते थे तीर्थयात्री, तो ये तीर्थयात्रियों को वो लोग खाना खिलाता था एंड इट वाज अ फ्री फूड। उसके लिए लोग पैसे नहीं लेते थे, याद रखिए। तो ये उनकी एक सर्विस थी लोगों के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति इस लगाव को, लाइक अ रियल ट्रू मुस्लिम्स। तो ये एक बहुत अच्छी फैमिली थी। अब बाद में सेकंड स्टेज में बात किया जा रहा है कि इनका जो बचपन रहा था वो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिली में रहा। इनके मैटरनल पैटर्नल दोनों ख़ानदान बहुत ही बढ़िया थे। ही हैड अ प्रॉस्परस फैमिली। रामेश्वरम इनका अपना पक्का का घर था, काफ़ी बड़ा घर था। ये नहीं कहा जा सकता कि लग्जरी को हर तरह से लग्जरियस एक रॉयल जैसा लाइफ था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़रूरत की सारी सुविधाएं की चीज़ थी। तो अगर देखा जाए तो इनका बचपन फिज़िकली, मेंटली और मटेरियलिस्टिक तरीके से, यानी मटेरियल के लेवल पर भी इनको हर तरह की सुख सुविधाएं थी। तो इनका बचपन काफ़ी सुखी रहा और बहुत ही अच्छा फैमिली बैकग्राउंड रहा। तो ये दो स्टेंजा इसके बारे में बतलाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेंजा के बारे में। अब ये वह स्टेंजा शुरू ही होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो चुका था और पूरा देश भी उसमें इन्वॉल्व था। अब आप कहेंगे देश कैसे इन्वॉल्व था? देश उस समय इन्वॉल्व नहीं था। उस समय भारत जो था वो ब्रिटेन के अधीन में था। हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था। तो शुरू में तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने इंडियन सोल्जर्स को वापस उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, तब इंडियन सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए थे। खैर, ये जब ब्रोक हो गया तो इनको याद तो नहीं है कि क्यों, लेकिन इमली के बहुत सारे बीज का डिमांड बढ़ गया था मार्केट में। लोग इमली का बीज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे थे। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे इमली के बीज इकट्ठे करते थे और जो शॉपकीपर्स होते थे उनको देते थे। तो उस समय इनको 6 आना मिलता था, सॉरी 1 आना मिलता था। 1 आना मतलब 6 पैसे के बराबर। 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो 6 पैसे का 1 आना कहलाता है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, इट्स आयरनी एक्चुअली। बहुत बड़ा अमाउंट था, छोटा अमाउंट था, लेकिन चूंकि ये बहुत छोटे बच्चे थे और इनको वो जो 1 आना मिलता था, इनको बहुत खुशी मिलती थी कि हाँ, दिस इज़ माई एवरीथिंग। तो ये इस तरह से ये लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद क्या होता है कि अलायंस फोर्सेस में, अलायंस फोर्सेस कौन थे? जो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन आदि एक साइड में थे ना, तो उसको अलायंस फोर्सेस कहते हैं। तो अलायंस फोर्सेस के दबाव में फ्रांस वगैरह एक साइड में थे, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन आदि एक ग्रुप में थे। तो जब अलायंस फोर्सेस ने भारत को इन्वॉल्व कर लिया तो चीज़ें काफ़ी पलट गई। और ट्रेन जो रुक रुक कर कई जगह हॉल्ट पे जाती थी, वो ट्रेन हॉल्ट पे रुकती नहीं थी। तो इनका जो कज़न था शमसुद्दीन, तो उसको अखबार बेचना होता था। तो क्या उसने अब्दुल कलाम से उनकी हेल्प मांगी कि तुम मेरा अखबार बेचने में मेरी हेल्प करो। तो ये भी शमसुद्दीन के साथ जाते थे।
तो ट्रेन चूँकि हॉल्ट पे रुकता नहीं था, तो चलती ट्रेन से ही जो भी स्टेशंस के दुकान होते थे या जो स्टेशन के किनारे वाले लोग होते थे, इनको चलती ट्रेन से ही बंडल बना के अखबार भेजना होता था या फेंकना होता था। तो ये इन्होंने खूब इंजॉय किया, और इस कमाई को जो इन्होंने अपने कज़न के साथ जो काम किया, एंड ही वॉज द सन ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ, ये उनके बहनोई का ही बेटा था, इसका कज़न भी था इनके। तो ये अब्दुल कलाम की ये पहली कमाई इनको जीवन भर याद है। इवन अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने कहा है कि 50 साल के बाद भी वो जो मेरी पहली कमाई थी अखबार बेचने वाली, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती कमाई थी। अब याद रखो, बहुत लोग बोलते हैं कि गरीबी की वजह से अखबार बेचा, अब्दुल कलाम में ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने कज़न का हेल्प किया था, इनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। याद रखिए, आप चीज़ों को सच के तौर पे जाने। थैंक गॉड की स्टोरी में भी सच ही बताया गया है। अच्छा, अब वो वॉर चल रहा था, तो इनके वॉर का जो घटना था, जलालुद्दीन करके इनके जीजा थे, तो इनके जीजा इनको सारा स्टोरीज़ बताते थे वॉर की, तो इनको बड़ा सुनकर ये लोग सरप्राइज होता था, अच्छा लगता था, और ये लोग लाइफ को इस तरह से जी रहा था। अब 4th स्टैंजा में ये बतलाते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप से कई सारे गुणों को लेकर पैदा होता है। तो एज अ पैटर्नल और मैटर्नल दोनों ही कहा शुरू में ही कि इनका फैमिली बहुत बैकग्राउंड अच्छा था। तो इन्होंने अपने माँ बाप से क्या सीखा? सोशियो इकोनॉमिक तरीके की जितनी भी चीज़ें होती थी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये 2 क्वालिटी, उसके अलावा गुडनेस एंड काइंडनेस। तो ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस, काइंडनेस, ये इनके माँ बाप के दोनों के ख़ानदान से मिलने का मतलब क्या है कि मैटर्नल पैटर्नल दोनों की फैमिली जो थी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थी, लोग दूसरों की हेल्प करते थे, लोग बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, डिसिप्लिन में रहने वाले लोग थे और काफ़ी ईमानदार लोग थे। तो ये इनके खून में था, अब्दुल कलाम के ये खून में था। और उस समय इस 4th स्टैंजा में इन्होंने कहा कि उस समय इनके 3 बड़े परम मित्र हुआ करते थे, और ये बहुत सालों तक ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स रहे। और तीनों परम मित्र का नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 इनके, और ये तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली के लड़के थे। सोच सकते हैं कि उस ज़माने में एज अ मुस्लिम एंड ब्राह्मण फैमिली का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन था, कितना प्रेम था। और अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड भी थे, बेस्ट फ्रेंड्स, वो 3 ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कहने का मतलब था कि वो एकदम कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली था, जो एकदम नियम कानून से जीने वाले लोग होते हैं, एकदम प्योर पुजारी टाइप के लोग। एंड बट सोचिए कि ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद उन लोग कितना ब्रॉड माइंडेड था कि एक दूसरे से बहुत प्यार था इन लोगों का। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के ही जो मेन पुजारी थे, उनके बेटे थे लक्ष्मण शास्त्री। सो लक्ष्मण शास्त्री वॉज द मेन प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, ये उनके अपने बेटे थे। अरविंदन वॉज अ बिजनेसमैन्स चाइल्ड एंड शिव प्रकाशन वॉज ऑल्सो। तो उन्होंने वर्णन किया है कि रामानंद शास्त्री कौन थे, और इनके पिता लक्ष्मण शास्त्री वहाँ के हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, और बाद में रामानंद शास्त्री भी रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट बन गए। उसके बाद उसी में इन्होंने बताया कि अरविंदन जो थे, तो वो चूँकि वो पिलग्रिम्स था, तो रामेश्वरम में जो आते जाते लोग थे, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा था वो अरविंदन ने संभाला। और जो इनके फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, वो बाद में उन्होंने सदर्न रेलवे में कैटरिंग संभाला, जो रेलवे के खाना वाना सप्लाई करते हैं ना। तो यानी एक फ्रेंड इनका बन गया रामेश्वरम टेम्पल का मेन पुजारी, एंड बाकी के जो इनके 2 दोस्त थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। फिर 5वें स्टैंजा में ये वर्णन करते हैं साल में जो एक बार सीताराम की शादी होती है यहाँ, तो उसको कहा जाता है राम कल्याणम वहाँ साउथ इंडिया में। तो इन्होंने वर्णन किया है कि इन्हीं का फैमिली नाव ऑर्गेनाइज करता था, भगवान को मंदिर से ले जाकर उनके घर के पास एक तालाब होता था जिसका नाम था राम तीर्थ, आज भी राम तीर्थ नाम है। तो वहाँ पर शादी होती थी राम कल्याण, तो उसके लिए इन्हीं के घर का नाव वगैरह यूज़ किया जाता था, और ये लोग बड़ा ही प्योरली अच्छे तरीके से नाव वगैरह लेके जाते थे, और फिर राम और सीता की शादी वगैरह होती थी। अब ये बाद में 6th स्टैंजा में ये घटना बतलाते हैं कि जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे, तो एक यंग ब्राह्मण टीचर आया इनके स्कूल में पढ़ाने। उसने देखा कि फ्रंट रो पे ही आगे के जो लाइन थे उसी में रामानंद शास्त्री के साथ अब्दुल कलाम बैठे थे। तो ये अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी वाली जो टोपी होती है, टोपी पहनते थे। रामानंद शास्त्री के पास जो ब्राह्मण आइडेंटिटी होती है वो पवित्र थ्रेड जनेऊ होता है, वो जनेऊ पहनते थे।
तो जब उस यंग टीचर ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण बच्चे के साथ बैठा है, वो बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वो बहुत ही कंजर्वेटिव, एक अजीब सा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला आदमी था। तो उसने अब्दुल कलाम को डांट के पीछे बैठा दिया। अब्दुल कलाम का कहना है कि जिस दिन डांट के उसने मुझे पीछे बैठाया, रामानंद शास्त्री इतना रोए कि उनका वो रोना अब्दुल कलाम के पूरे जीवन तक याद रहा कि रामानंदा मुझसे कितना प्रेम करता है। और यही रीज़न रहा कि अब्दुल कलाम अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड से पूरी ज़िंदगी बहुत क्लोजली जुड़े रहें और इनकी फ्रेंडशिप हमेशा अमर रहेगी, आज भी अमर रहेगी। अब ये जो न्यू टीचर ने हरकत करी, तुरंत दोनों बच्चे अपने अपने घर गए, चूँकि इनकी फैमिली, दोनों की फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, अपने घर गए और कहते हैं कि रामानंद शास्त्री के जो पिता थे वो आए स्कूल में, उन्होंने टीचर को समन दिया और बहुत डांटा और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जो बच्चे अभी हैं 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके भीतर धर्म का जहर घोलने का काम जैसा दुरूह कार्य आपने इतना घटिया काम किया कैसे। उस टीचर को बहुत डांटा गया और फाइनली रामानंद शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने उसको कहा कि या तो तुम स्कूल छोड़ दो या फिर इस बात के लिए माफ़ी मांगो और अपना बिहेवियर चेंज करो। कहते हैं वो टीचर ने अपना बिहेवियर चेंज किया, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसके बाद से उसने किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के भीतर नहीं किया। स्कूल के बाद ये लोग, स्कूल की एक और घटना 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने बताया है कि इनके एक साइंस के टीचर थे जो इनको बहुत मानते थे और इनके साइंस के टीचर कहते थे, बहुत प्यार से यहाँ पर कोट किया गया है, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। मैं तुम्हें इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहर में भी हाईली एजुकेटेड पर्सन के तौर पे जाने जाओ। Of course, he was a scientist and he was a president, our proud, he is the proud of India, we know, everyone knows him, whatever। अभी मैं साइंस टीचर का वर्णन क्यों कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी कहानी में उस साइंस टीचर का वर्णन किया है कि वो खुद जातिवाद और धर्मवाद वगैरह को खिलाफ कर थे और वो इसके लिए उन्होंने लेसन क्या किया, इनको अपने घर पे एक दिन इनवाइट किया। अब जो इनके साइंस के टीचर थे उनकी जो पत्नी थी, इनके साइंस के टीचर का नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। ऑफ कोर्स अय्यर इज़ अ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो वाइफ थी एकदम प्योर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण महिला थी। तो जब इनकी वाइफ ने देखा कि एक मुस्लिम बच्चा मेरे घर पे खाने के लिए, वो भी किचन में, क्योंकि साउथ इंडिया में किचन में ही सब कुछ खाने वाने का व्यवस्था होता है और किचन का साइज़ बड़ा होता है, तो वो बहुत घबरा गई कि अरे ये मुस्लिम बच्चा, इट माइट बी पॉसिबल दैट ये बीफ खाता हो या अशुद्ध है, मेरे किचन पूजा रूम में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि इस मुस्लिम बच्चा को मैं अपने किचन में नहीं खिलाऊंगी। तो कोई बात नहीं, ये किचन से बाहर इन्होंने अपने हाथ से अब्दुल कलाम को खाना परोसा और प्यार से खिलाया, खुद भी खाया। और इनकी जो पत्नी थी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी, ये किचन के दरवाजे से बहुत पता नहीं इन्होंने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, इन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम ने बिल्कुल ब्राह्मण के रिचुअल से चीज़ों को समेटा, उसको पोछा और जो भी ब्राह्मण का रिचुअल सिस्टम होता है खाने का वो सारा परफॉर्म किया। एंड शी गॉट सरप्राइज्ड कि एक मुस्लिम बच्चा इतने प्योरिटी के साथ कैसे फॉलो अप कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी बीफ नहीं खाया। Could you believe that कि एक आदमी इतना बड़ा दिल का हो सकता है कि दूसरों के धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे, और इस वजह से वो हर चीज़ों का बड़ा आदर करते थे। और आपको ये जान के भी शायद आश्चर्य हो कि अब्दुल कलाम कुरान ही सिर्फ नहीं पढ़ते थे, वो एक साउथ इंडियन स्पिरिचुअल बुक है कुरल जो संत तिरुवल्लुवर ने लिखा था, वो साउथ के कबीर दास की तरह पॉपुलर थे। तो संत तिरुवल्लुवर की ये बुक कुरल और भगवद गीता, ये दो बुक भी अब्दुल कलाम अपने पूरे जीवन काल तक पढ़ते रहते। सो ही वॉज रियली नॉट ओनली अ साइंटिस्ट, नॉट ओनली अ प्रेसिडेंट, बट फॉर मी ही वॉज अ काइंड ऑफ सेंट ऑल्सो। खैर आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अब ये वाइफ इनकी देखती रही, तो इनके साइंस टीचर ने कहा कि कलाम नेक्स्ट वीक तुम फिर मेरे घर खाने पे आओगे। तो ये हेजिटेट फील कर रहे थे। इनके टीचर ने कहा कि सुनो कलाम, अगर हमको दुनिया को चेंज करना है, अगर उनके भीतर धर्म और जाति और कई तरह की कट्टरता को हटाना है तो थोड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और ये थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो इससे वो अब्दुल कलाम उनको थोड़ा बूस्टअप हुए और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जब वो आए तब तक उनकी वाइफ इतनी इनसे खुश थी कि उन्होंने किचन में अपने अब्दुल कलाम को बैठाया और अपने हाथ से परोसकर अब्दुल कलाम को खाना खिलाया। यानी एक छोटी सी घटना से इनकी वाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। यहाँ आप नीचे फ़ोटो देख सकते हैं
कि इनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम और अब्दुल कलाम खा रहे हैं और उनकी वाइफ शिव सुब्रमण्यम की पत्नी इन दोनों को भोजन परोस रही हैं और खिला रही हैं। सो इसमें अब जो आपका 10th वाला पैराग्राफ है उसमें बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग ख़त्म हो गया। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक अपना देश बनाएंगे और हमारा अपना सिस्टम होगा, अपना संविधान होगा। तो ये एक बहुत खुशी की लहर थी। अब्दुल कलाम ने फिर अपने पिता को कहा कि मैं रामेश्वरम छोड़ के, जब ये बड़े हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वार वगैरह सब खत्म हो गया था, काफ़ी इनका उम्र हो गया, अब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, अब कॉलेज जाने का उम्र हो गया, तो इन्होंने अपने पिता को कहा कि अब मैं रामनाथपुरम जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ जो इनके पिता ने कही है, ये पूरा का पूरा मैं इस पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत कीमती है और ये इनके पिता कितने महान पुरुष थे ये उनके बारे में बतलाता है। He told me as if thinking aloud। और इनके पिता ने कहा, जब इन्होंने कहा कि मुझे रामेश्वरम छोड़ के कहीं और जाना है, तो उन्होंने कहा, अब्दुल, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? ये दो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इनके पिता ने ये बात कहा कि मुझे पता है कि जब तुमको आगे बढ़ना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ही। क्या सीगल एक समुद्री पक्षी है, क्या अगर उसको अपना विकास करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो अपना तो घोंसला छोड़ना ही पड़ता है ना उसको। इनकी माँ काफ़ी हेजिटेट थी, वो परेशान थी क्योंकि उनका बेटा बाहर जा रहा था। तो खलील जिब्रान को कोट करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। सो वो जीवन के बच्चे हैं, यानी पूरा जीवन जो है, पूरा विश्व जो है, वो कॉस्मोस जो है वो एक लाइफ है और वो उसमें से प्रकट होकर आए हैं। मैं फिर से इसको कोट कर रहा हूँ, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। सो तुम सिर्फ एक माध्यम हो, माँ बाप हम एक सिर्फ माध्यम हैं इनको लाने का, ये हमारे से नहीं प्रकट हुए हैं, बस हम एक माध्यम बन गए इनको लाने का। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उनको प्रेम दे सकते हो पर अपने विचार नहीं, अपनी धारणा नहीं। इसमें सब कुछ आता है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनका अपना सोचने समझने की शक्ति है, उनके पास अपना विजडम है। यहीं पर बहुत सारे पेरेंट्स गलत करते हैं। पेरेंट्स अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने हर चीज़ को बच्चों पर थोप देते हैं और वो बच्चा पूरी तरह से करप्टेड हो जाता है। अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ प्यार दे और सिर्फ अच्छे मैनर्स सिखला दे, बस आपको बस उठना है कैसे, बैठना कैसे है, लोगों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, छोटे मोटे मैनर्स सिखा दीजिए और सिर्फ प्रेम दीजिए। बाकी बच्चे के पास अपना विजडम होता है, वो खुद सीख लेगा उसको क्या सीखना है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, इवन इंडिया नहीं दुनिया भर के पेरेंट्स इडियट्स होते हैं। मैं तो इडियट्स ही कहूँगा, व्हाटएवर, सॉरी। सो अब खलील जिब्रान को कोट करते उन्होंने ये बात कही। अब खलील जिब्रान की सोच आप समझ सकते हैं। खलील जिब्रान एक कवि ही नहीं है, एक संत ही भी हैं। वो एक टर्किश मुस्लिम संत भी हैं और कवि भी हैं, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, ही इज़ ऑल्सो अ संत एंड अ पोएट। सो ये पूरे स्टोरी की समरी है एंड आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी और आपने अब्दुल कलाम को बहुत ही क्लोजली, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।